आरबीआई ग्रेड बी आपकी ड्रीम जॉब। कारण सैलरी, पर्क्स, पावर, जनरली यही पॉइंट्स हमें अट्रैक्ट करते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी? कौन से डिपार्टमेंट में आपको काम करने का मौका मिलेगा? तो इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए हम इस वीडियो में अंचित सर को लेकर आए हैं। हाय कुलदीप सर। अंचित सर, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। हुँ, फॉर एग्जांपल कि कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं आरबीआई में, किस डिपार्टमेंट में वर्कलोड जो है ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे प्राइवेट जॉब में अगर स्विच करना है तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, या फिर कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर प्रमोशंस जल्दी हो सकती हैं, हुँ, कौन से डिपार्टमेंट है जहाँ ज़्यादा पावर जो है देखने को मिल सकती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं हुँ, जो कि बहुत काम आने वाले हैं बच्चों के। हुँ। तो सर, आप रेडी हैं? मैं बिल्कुल रेडी हूँ सर, मैं पूरे नोट्स बना के लाया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट से भी मैंने बात की है, उनके एक्सपीरियंस को हमने काउंट किया है इस वीडियो में। तो आई होप सो कि जो हम इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे वो काफ़ी यूज़फुल रहेगी। राइट सर। तो सर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि वर्क कल्चर कैसा होता है सर रिजर्व बैंक ऑफ हुँ। इंडिया में? सर सेंट्रल बैंक के कंट्री का सर। बिल्कुल, वैसे तो वर्क कल्चर हमेशा डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे परसीव करते हैं, बट ओवरऑल जो सुनने में मिला है, हमने तो नहीं काम किया है, वो यही है कि वर्क कल्चर कोई गवर्नमेंट जैसा तो नहीं है, जैसा कि सरकारी दफ्तरों में होता है। इट्स वेरी प्रोफेशनल। बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्राइवेट जैसा है कि आप अपने बॉस को नाम लेकर बुलाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब आरबीआई में भी ये चीज़ सिखाई जाती है कि बॉस इज ऑलवेज द बॉस। देयर इज अ हायरार्की एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। और एक चीज़ जो आरबीआई में थोड़ा सा आप नेगेटिव सेंस में बोल सकते हैं कि है, या फिर एक अगेन इट्स अ काइंड ऑफ अ सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ी सी ब्यूरोक्रेसी है। डिसीजंस थोड़े स्लो लिए जाते हैं, बहुत सारे अप्रूवल्स लगते हैं। हायरार्की से पूरी। हाँ, तो थोड़ा-सा है। इनफैक्ट ये बच्चों ने भी बताया है, और इसका प्रमाण तो रघुराम राजन का भी एक आर्टिकल आया था, आर्टिकल में। जिसमें उन्होंने बोला है कि आरबीआई इज़ नॉट एज़ डायनामिक एज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री शुड बी, कि आरबीआई में अभी भी बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी है। डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा अप्रूवल्स, बहुत ज़्यादा हायरार्की बीच में आ जाती है। बट सर, मुझे लगता है कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई के पास है वहाँ पर डिसीजन लेने में टाइम तो लगना ही चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर जल्दी में डिसीज़न लिए जाएँगे तो वो कहीं न कहीं काम भी खराब करेंगे। बिल्कुल। डिमोनेटाइज़ेशन उसका एक एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं। राइट, राइट। हालाँकि वी आर नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट। बाकी अगर वर्क कल्चर को सिर्फ़ वर्कलोड के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वर्कलोड ज़्यादा नहीं है। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। बट ओवरऑल इट्स अ नाइस जॉब। एज़ वी नो इट गिव्स यू गुड रिस्पेक्ट, वर्क लाइफ बैलेंस। मतलब एक ऐसी जॉब है जिसको मैं देखता हूँ कि आप शायद 60 साल तक काम कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में इफ आई सी माय फ्रेंड्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू परस्यू योर जॉब बियॉन्ड 45 और 50। एक तो आप अपने आप को अपस्किल नहीं कर पाते बिल्कुल, उस लेवल पे, और कहीं न कहीं वर्क प्रेशर इतना होता है, बीमारियाँ इतनी लग जाती हैं बिल्कुल। कि आप 45-50 के पार प्राइवेट सेक्टर में नहीं काम कर पाएँगे, एटलीस्ट पीपल इन माय जनरेशन। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। सर, आप जब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं ना, हम जब इसको देखते हैं, तो बहुत बड़ा एक इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल बैंक के कंट्री का। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे यहाँ पर। हुँ। तो कौन-कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर को आफ्टर जॉइनिंग जो है काम करने का मौका मिल सकता है? सर, मैं सारे डिपार्टमेंट्स की बात करूँगा, और हम ये भी देखेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में आपको इनिशियली काम करने को नहीं मिलेगा या मिल सकता है, बिकॉज़ ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पता नहीं आरबीआई में जाकर मैं ही हूँगा जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाऊँगा, व्हिच इज़ नो, यू आर जस्ट अ कॉग इन द व्हील इनिशियली, फॉर मेनी इयर्स यू आर जस्ट अ कॉग इन द व्हील। आप मशीनरी का पार्ट हैं, आप हुँ, मशीन नहीं है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो मैं कुछ डिपार्टमेंट्स आपको बताऊँगा, हम सारे डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सर, सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट हम पॉलिसी मेकिंग डिपार्टमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ओके, टॉप पे है मॉनेटरी पॉलिसी जो डिपार्टमेंट है। ओके। मतलब खुद गवर्नर उस डिपार्टमेंट में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी चीज़ है जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी को डिसाइड करती बिल्कुल, है। अब थोड़ा-सा अगर मैं और डिटेल में बताऊँ, अगर किसी को नहीं पता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के या मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, टू कीप अ बैलेंस ग्रोथ, बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। ग्रोथ। बिल्कुल, अब होता क्या है कि जैसे-जैसे ग्रोथ होती है, चीज़ों के प्राइस बढ़ते रहते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है, तब आरबीआई बोलती है कि नहीं भैया, गरीब लोग भी हैं जिनको इन्फ्लेशन मतलब मारेगी। सूट नहीं कर रही है, बिल्कुल, चीज़ें के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, तो वो रेपो रेट इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे लिक्विडिटी स्क्वीज़ हो जाती है और इन्फ्लेशन कम आनी कंट्रोल में शुरू हो रहता है। जाती है। बट एट द सेम टाइम वो रेट्स इतनी नहीं बढ़ा सकते कि कंपनीज़ के लिए धंधा करना ही मुश्किल हो जाए, लोन लेना ही मुश्किल हो जाए, क्योंकि फिर इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन आ जाएगी। सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट इज़ टू कीप अ बैलेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और यही रीज़न है कि मोस्ट ऑफ द आरबीआई गवर्नर्स had been at loggerheads with the finance ministers। बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे, डी बिल्कुल, सुब्बाराव के बड़े फेमस चर्चे हैं। पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी, दो फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ उन्होंने काम किया है। उन्होंने ये बोला कि रिलेशन जो है किसी ना किसी तरह
हस्बैंड और वाइफ की तरह है कि आपको साथ भी चलना है, बट देयर वुड ऑलवेज बी डिसएग्रीमेंट्स, बट उन डिसएग्रीमेंट्स को हम अपने तक ही रखते हैं। बिल्कुल। तो डिसएग्रीमेंट्स इसीलिए आते हैं कि आरबीआई गवर्नर का, जैसे मैंने बोला, मेन है कि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी साथ लेके चलना है। गवर्नमेंट जो कि इलेक्शन साइकिल्स पे डिपेंड करती है, उनका से हमेशा रहता है ऑब्जेक्टिव ग्रोथ। कि ग्रोथ दो, बिल्कुल। जॉब्स क्रिएट करो, ग्रोथ दो, जीडीपी बढ़नी चाहिए नंबर ताकि चाहिए। लोगों को लगे कि बिल्कुल। इंडिया ग्रो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका रहता है कि इंटरेस्ट रेट लो करो क्योंकि ग्रोथ होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट विल ऑलवेज प्रेशराइज आरबीआई गवर्नर और द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कि भैया आप इंटरेस्ट रेट लो करो, बट आरबीआई की ऑटोनॉमी है, वो इसमें किसी को दखल अंदाजी नहीं करने देते हैं। सही भी है सर, बिल्कुल। बिल्कुल सही है सर। तो सर ये पहला डिपार्टमेंट आपने ये बताया। पहला डिपार्टमेंट है। अगर हम दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें रेगुलेशन में ही, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन है। ओके। तो आरबीआई का मेन काम, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के बाद तो रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम है। तो आपने कितने ही किस्से देखे हैं सर। अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि एक लाइसेंस कैंसिल हुआ था बहुत हाँ। बड़े एग्रीगेटर का, पेटीएम का। राइट राइट। पेटीएम का शेयर इतना गिरा था और पेटीएम के कितने धंधे उसके बाद बंद हो गए, तो पूरा पेटीएम हिल गया था। तो ये जो पावर है कि लाइसेंस किसको देना है, किन टर्म्स पे देना है, किसका लाइसेंस कैंसिल करना है। मर्जर हुआ था पीछे एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लोन सेगमेंट का। मर्जर्स जो होते हैं उनको आरबीआई अप्रूव करता है। तो गिविंग ऑफ लाइसेंसेस, कैंसलेशन ऑफ लाइसेंसेस, मर्जर्स ऑफ बैंक्स, और भी बहुत सारे एरियाज हैं। किसी बैंक को न्यू एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, सपोज पेटीएम बोलता है कि मुझे लोगों को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी सेल करने हैं, तो वो भी आरबीआई ही परमिशन देता है कि आप क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम को आरबीआई रेगुलेट करता है। तब इसको बैंकर्स ऑफ द बैंक ऑफ द बैंकर्स ही बोला जाता है बैंक ऑफ द ना? बैंकर्स बोलते हैं। और बहुत ही मतलब पावरफुल है जो ये रेगुलेशन वाली चीज़ है। पॉलिसी मेकिंग तो है ही, आप इसको सुपरवाइज भी करते हैं, जो मैं आगे जाके बात करूंगा कि कोई गड़बड़ तो हो नहीं रही। अगर गड़बड़ हो रही है तो उसको पेनल्टी लगाई जाती है। राइट राइट। पॉलिसी मेकिंग की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन हो गया। बिल्कुल। जो तीसरा है वो है फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन। तो बैंक्स के अलावा बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सर मनी उनको मार्केट्स सेबी में। रेगुलेट नहीं करता है नहीं, शायद। सेबी जो इंस्ट्रूमेंट्स रेगुलेट करता है सर, बेसिकली वो स्टॉक मार्केट हो ओके। गया। डेट मार्केट भी सेबी रेगुलेट करता है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म डेट मार्केट है, जिसको हम मनी मार्केट के नाम मार्केट। से जानते हैं, राइट जिसमें राइट। कि टी बिल्स होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आ गए, रेपो रेट आ गया, राइट। रिवर्स रेपो आ गया, इन सबको आरबीआई रेगुलेट करता है। तो ये डिसाइड करना कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उनका क्या पर्पस होगा। फिर हर इंस्ट्रूमेंट में, सपोज कीजिए टी बिल्स है, टी बिल्स में मिनिमम अमाउंट कितनी होगी, मिनिमम ड्यूरेशन कितनी होगी, टी बिल्स को इशू कौन कर सकता है, क्या कॉर्पोरेट्स कर सकते हैं, एचयूएफ्स कर सकते हैं, क्या बाहर की कंपनीज कर सकती हैं, ये सब आरबीआई डिसाइड करता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मनी मार्केट ना, मेरे हिसाब से डेट मार्केट से भी बड़ी चीज है। इसमें जितना पैसा, इतने अरबों रुपया मनी मार्केट में घूमता है शॉर्ट टर्म में, अगर उसको रेगुलेट ना किया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर उसको रेगुलेट बिल्कुल। और सर मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा। हम बोलते हैं कि आरबीआई, वर्किंग इन आरबीआई इज लाइक सर्विंग द नेशन। मतलब ये थोड़ा सा कईयों को हजम नहीं होता है कि नहीं नहीं, आर्मी, आईएएस, दिस इज लाइक वर्किंग फॉर द नेशन। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। डी सुब्बाराव जो कि आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, वो अपनी बुक में लिखते हैं कि जब मुंबई में अटैक हुआ था, अजमल कसाब वाला, ओके। उसको हम 2008 में शायद हाँ, 26 किस नाम नवंबर से जानते हैं? 2008। 26/11 के नाम से जानते 26/11 हैं। के नाम से। तो जब 26/11 का अटैक हुआ था मुंबई में, सो इट वाज अ अटैक ऑन द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। राइट। तो लोगों को लगा होगा कि पुलिस, आर्मी सब इन्वॉल्व होगी, आरबीआई कहाँ इन्वॉल्व होगी। लेकिन उन्होंने बताया कि रात को जैसे ही अटैक हुआ, एवरी सीनियर ऑफिसर इन आरबीआई वाज कॉल्ड टू द आरबीआई ऑफिस। वो मीटिंग कर रहे थे कि दिस अटैक इज ऑन द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया एंड हाउ डू वी रिएक्ट टुमारो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दी सस्टेन ट्रस्ट इन द इंडियन इकोनॉमी। क्योंकि उसके बाद बहुत सारा कैपिटल इंडिया से बाहर जा सकता था, बिकॉज दैट वाज द अटैक इन द हार्ट फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो रात को जब लड़ाई हो रही थी, मतलब गन शॉट्स चल रहे थे सड़कों पर, वो आरबीआई के ऑफिस आए, उन्होंने मीटिंग की और डिसाइड किया कि कल को हमें क्या ब्रीफिंग देनी है। और उन्होंने ये भी बोला कि जब हम आरबीआई के ऑफिस में ये मीटिंग कर रहे थे, वी कुड हियर द गन शॉट्स दैट वर हैपनिंग सम मीटर्स अवे फ्रॉम द आरबीआई ऑफिस। So no job is, no in RBI is less than no working in army or working as an IAS officer. I mean, it's always like, no, you would have good enough opportunities to serve the nation. सही बात है सर। अटैक्स सिर्फ बाउंड्री पे नहीं होते हैं, अटैक्स बहुत मल्टीपल तरीके से बिल्कुल, होते हैं और हमें बहुत बिल्कुल। लड़ना पड़ता है उन अटैक से। और बिल्कुल। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता था अगर उस टाइम हम वीक पड़ जाते। बिल्कुल सही पॉइंट बोली। तो ये सर बेसिकली हमारे कुछ रेगुलेशन डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन अब रेगुलेशन बनाना, लॉ बनाना है। जैसे कि हमारा
लेजिस्लेचर, हाँ, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लॉ बनाती है, ऐसे ही आरबीआई के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो लॉ बना रहे हैं। अब उन लॉ को इन्फोर्स करने के लिए हमारे पास पुलिस होती है। यस सर। पुलिस इन्फोर्स मतलब इंश्योर करती है कि भैया हर जगह लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि अगर पुलिस नहीं होगी तो लोग तो लॉ ब्रेक करेंगे। अब ऐसे ही जो भी लॉज बनाए गए हैं बैंकिंग में, फाइनेंशियल मार्केट्स में, उनको सुपरवाइज करने के लिए है डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, जो इंश्योर ओके, करता है, जो देखता है कि सारी गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। बहुत पावरफुल डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन। और जो पहले 3 डिपार्टमेंट्स मैंने बताए थे पॉलिसी मेकिंग में, मॉनेटरी पॉलिसी, पॉलिसी, रेगुलेशन डिपार्टमेंट, रेगुलेशन डिपार्टमेंट और फाइनेंशियल मार्केट राइट। रेगुलेशन, बैंकिंग रेगुलेशन और फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन, 3 डिपार्टमेंट्स जो हमने बताए, उनमें इनिशियली आपको काम मिलना बहुत मुश्किल है, ओके, बहुत रेयर चांस है। मिलेगा भी तो एटलीस्ट आप इतना समझ लीजिए कि आप रेगुलेशन नहीं बनाएंगे, मे बी बिल्कुल, आप कुछ बिल्कुल। रिव्यू करेंगे, पेपर वर्क टाइप का। पेपर वर्क करेंगे, बट यू विल नॉट बी डायरेक्टली पार्ट ऑफ द रेगुलेशन, बट यू विल लर्न हाउ द राइट, रेगुलेशंस आर मेड। बट अब हम जब सुपरविजन पे आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द फ्रेशर्स हु ज्वाइन इन मुंबई, दे माइट बी स्टार्टिंग विद डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन। ओके, सो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन में 2 तरह के प्रोफाइल होते हैं सर। एक होता है ऑन साइट, एक होता है ऑफ ऑफ साइट। साइड। ऑफ साइट का मतलब है कि आप कंप्यूटर पे बैठ के कुछ रिपोर्ट्स आएंगी बैंक्स की। ऑफ साइड शायद। ऑफ ऑन, साइट, हाँ। ऑफ साइट मतलब बैंक्स की रिपोर्ट्स आएंगी हम्म, कि आप सीट पे बैठे हैं, डेस्क पे, साइट पे नहीं है, अपनी सीट पे बैठे हैं, बैंक की साइट पे नहीं है, हम्म, इसलिए इसको ऑफ साइट हम्म, बोलते हैं। तो उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, आप उनको रिव्यू करते हो, देखते हो कि अच्छा सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, कुछ रेगुलेशन से परे तो नहीं जा रहे हैं, एंड बेस्ड अपॉन दैट यू टेक योर डिसीजंस। दिस इज ऑफ साइट, दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा स्टेप। द मेन रेगुलेशन दैट आरबीआई डज, और सुपरविजन रेदर, इज थ्रू ऑन साइट रेगुलेशन। अब ऑन साइट रेगुलेशन में क्या होता है? जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा आपको। अब आप तो जैसे महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, या किसी और स्टेट में भी हैं। अब बैंक की ब्रांच तो कहीं और हो सकती है जहाँ पे आप ऑडिट करने जाएंगे, तो इसमें ट्रैवल बहुत रहता है। इस प्रोफाइल में ट्रैवल बहुत रहता है। लेकिन ट्रैवल से कहीं ना कहीं आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ सीखने की। अलग अलग जगह जाकर आपको अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, जैसे कि ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, उसमें से आप सेव कर सकते हैं। हार्डशिप अलाउंस हार्डशिप भी मिलता है, अलाउंस, क्योंकि राइट। आप घर को छोड़कर जा रहे हैं। बट मैरिड लोगों के लिए शायद ये ठीक नहीं होगा, उनको थोड़ी उनके लिए सच दिक्कत में रहती है। हार्डशिप है उनके लिए तो। उनके लिए सच में हार्डशिप है। पर इस प्रोफाइल में आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और पावर है। पावर इसलिए बिकॉज यू वुड डिसाइड दैट नो एज पर लॉ व्हाट दे आर डूइंग राइट एंड व्हाट दे आर डूइंग रॉन्ग। हाँ, ये आपका बिल्कुल, प्रेरोगेटिव है, आप डिसाइड करेंगे। आप एक तरह से मतलब जुडिशियल ऑफिसर बन गए हैं, राइट। हालांकि आपके पास पावर्स नहीं है, आप सिर्फ डिसाइड ये देख रहे हैं कि क्या गलत है, आप उसकी रिपोर्ट बना रहे रिपोर्ट हैं। बना के दे देंगे आगे। हाँ, तो पावर है और रिस्पेक्ट तो है ही सर। जब आप उस लेवल पे बिल्कुल, कहीं जाएंगे जहाँ पे आप गलतियां ढूंढ सकते हैं, बैंक्स को फाइन लग सकते हैं उन गलतियों के बेस पे, तो आपको मतलब आपकी पूरी खातिरदारी की जाएगी, आपके बिल्कुल। पीछे बंदे छोड़े एक जाएंगे। तरह से ऑडिट ही हो रहा है पूरा बैंक का। ऑडिट ही है, हुँ, सुपरविजन में ऑडिट ही होता है। बिल्कुल, तो एक बहुत अच्छा प्रोफाइल है, थोड़ा हेक्टिक ज़रूर है, बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी आपको बन सकती है। राइट, सो ये डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन है। उसके बाद आता है कि डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन ने तो भाई गलतियां निकाल दी, बिल्कुल। ऑडिट किया, गलतियां निकाल दी कि आपके जैसे, काम में ये गलतियाँ रिपोर्ट हाँ, बना कि दी आपने पूरी। लॉकर ऑपरेट करते समय प्रॉपर साइन हुँ, चेक नहीं किए हैं, कैश डिसबर्स करते हुँ, समय आपने रूल्स फॉलो नहीं किए। रूल्स फॉलो नहीं किए हैं, लोन देते समय आपने केवाईसी नहीं हुँ, किया है, जो भी गलतियां निकाल दी बिल्कुल, उन्होंने रिपोर्ट बना के भेज दी। अब उस रिपोर्ट को भेजा जाता है इन्फोर्समेंट एनफोर्समेंट, डिपार्टमेंट को। ओके। सो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट अब क्या करेगा? इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ये देखेगा कि भैया जो गलतियां हैं वो वैलिड हैं। ये एज सरकार वाला ईडी है क्या सर? नहीं नहीं ये अलग है सर, सरकार वाला ईडी तो बहुत ठीक है, खतरनाक है। ठीक। तो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट देखेगा कि हाँ वैलिड है, फिर एक शो हुँ, कोस नोटिस भेजेगा बैंक को कि आपके काम में ये गलतियां देखी हैं हमने हुँ, ऑडिट में, आप क्या इसका रिप्लाई देना चाहते हो? फिर उनका रिप्लाई आता है, एंड बेस्ड अपॉन देयर रिप्लाई इफ दे फाउंड दैट दे आर स्टिल गिल्टी ऑफ सम थिंग्स नॉट बीइंग डन प्रॉपरली, उनको फिर फाइन लगाया जाता है, जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो भी है एक सेट प्रोसीजर के हुँ, थ्रू फाइन लगाता है। इसके बाद रिकवरी डिपार्टमेंट भी रहता है हुँ, जो उस फाइन को रिकवर करता है बिल्कुल। अगर ना दिया जाए। तो ये रिकवरी लोन वाली रिकवरी नहीं है जहाँ पे लोग घरों में घुस बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल, सामान उठा लिया। हाँ, तो एक प्रोफेशनल रिकवरी डिपार्टमेंट है जो उनके हुँ, पीछे पड़ा रहता है कि मतलब आपको ये भेजना है, हुँ, इतने दिन तक भेजना है, नहीं आया तो क्यों नहीं आया। हालांकि बैंक्स के बाद कोई ऑप्शन तो है नहीं, अगर हुँ, फाइन लगा दिया गया है तो उन्हें देना ही बिल्कुल। पड़ता है। सर यहाँ पर भी फ्रेशर्स को पोस्टिंग मिलती है क्या? एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में नहीं, ज़्यादातर जो फ्रेशर्स को पोस्टिंग है वो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन सुपरविजन, या फिर जो अगले डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे हम बात ठीक है, करेंगे। ये वाला डिपार्टमेंट, इसमें भी बहुत सारे फ्रेशर्स को पोस्टिंग मिलती है, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी। ओके। सो अब हमने काफ़ी डिपार्टमेंट्स की बात कर दी, लेकिन
कई लोग बोलेंगे आरबीआई का मेन काम तो है करेंसी को करेंसी छापना भैया, बिल्कुल, हरे हरे नोट आरबीआई के छप के निकलते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी में क्या होता है कि आप जहाँ से करेंसी प्रिंट हो रही है, अब उसको आप बाजार में मतलब बैंक्स के पास इशू डिसबर्स करोगे, तो वो सारा प्रोसेस कि मेन करेंसी जब इशू होती है, डिसबर्स होती है, इट इज़ डन थ्रू करेंसी चेस्ट। राइट, करेंसी चेस्ट क्या है? जैसे एक शहर में एक मेन अड्डा हो गया भाई, जहाँ पे सारी करेंसी आएगी, स्टोर की जाएगी, फिर वहाँ से प्रॉपर चैनल्स के थ्रू डिसबर्स की जाएगी। तो बड़े-बड़े ट्रक्स आते हैं सर कैश के, उनको करेंसी चेस्ट में रखा जाता है। तो बहुत ही अकाउंटेबिलिटी वाली जॉब है। आप इसमें ओके, बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं रह सकते हैं। आप हमेशा कैमरे की निगरानी में रहते हैं। आपको करेंसी चेस्ट में मोबाइल भी ले जाना अलाउड नहीं है। ओके, तो काफ़ी टफ जॉब है मैं बोलूँगा, और काफ़ी अकाउंटेबिलिटी वाली जॉब है। बट अगेन इट्स अ गुड लर्निंग, बिकॉज़ आप अगर करियर के शुरू में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख हुँ। जाएँ, इट विल हेल्प यू इन फर्दर ग्रोथ इन आरबीआई। तो इनिशियली फ्रेशर को इतना इम्पोर्टेंट काम दे देते थे मतलब? हाँ, क्योंकि उसमें हायर ऑफिसर भी रहते हैं सर, ओके, ठीक है? लेकिन अब रगड़ने वाला काम तो इनिशियल लेवल पे ही करवाया जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल ऐसा नहीं है लर्निंग कि है। मतलब आप ही सब कुछ देख रहे हैं, हायर ऑफिसर भी रहते हैं, हुँ, बट टीम बन जाती होगी एक एक टीम बन जाती है। बिल्कुल, आप ऐसा नहीं है कि अब अकेले हैं, पूरी हुँ, टीम है। और इसमें लेट नाइट्स भी कई बार काम करना पड़ता है, क्योंकि ट्रक्स के आने का टाइम ऐसा तो नहीं है कि हुँ, वो 9 से 5 ही आएँगे। बिल्कुल, जैसे मैं चंडीगढ़ का एग्ज़ाम्पल देता हूँ, यहाँ पे तो 9 से 5 ट्रकों की एंट्री ही अलाउड नहीं है ना? तो ट्रक आएगा रात को 11 बजे, यू वुड हैव टू बी प्रेज़ेंट देयर टू हुँ, एन्श्योर कि ऑल द ऑपरेशंस आर रनिंग स्मूथली, क्योंकि आप देखिए पैसे का मामला एट द एंड ऑफ द डे, सही 2 बात है। बंडल भी गायब हो गए, बहुत बड़ा अमाउंट है बहुत बड़ा अमाउंट है। और और आरबीआई सबसे इसको, बड़ी बात इंटीग्रिटी के ऊपर भी फिर हाँ, इंटीग्रिटी के ऊपर आता है, और आरबीआई इसको बहुत सीरियसली लेता है। बात 2 बंडल की नहीं है, आरबीआई तो और छाप लेगा, बट द पॉइंट इज़ कि अगर ऐसे पैसा गायब होने लग गया, फिर तो कोई सही अकाउंटेबिलिटी बात ही है। नहीं रहेगी किसी की। तो ये जॉब भी थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल भी हो सकता है, बट अगेन मेरे हिसाब से अगर आप करियर के शुरू में ही इस प्रोफाइल को कर लें, तो बाद में आसानी रहेगी जब आप मैरिड हो जाएँगे। सही है सर। उसके बाद सर एक और इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ओके, तो हाल ही में हमने देखा है, जैसे ये यूपीआई, भीम, भीम, कितनी सारी रुपए, चीज़ें हैं जो हुँ, आरबीआई ने एनपीसीआई के थ्रू डेवलप करवाई हैं, बट दी ब्रेन चाइल्ड इज स्टिल आरबीआई, मतलब उन्होंने थिंकिंग ही, प्रोसेस वहीं पर ही चल रहा है। हाँ, जो एनपीसीआई है आरबीआई ने ही एस्टेब्लिश की हुँ, है। तो उसका पूरा डिज़ाइन सिस्टम देखना कि भैया यूपीआई कैसे इंटरेक्ट करेगा डिफरेंट टेक्निकल सिस्टम्स के हुँ, साथ, या पॉलिसी फॉर्मुलेशंस करना हुँ, कि भैया क्या यूपीआई से हम लोन ले सकते हैं, क्या यूपीआई से हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सारी कंडीशंस बना हाँ, देनी क्या एकदम। यूपीआई से हम ईएमआई दे सकते हैं, ये सारी पॉलिसी फॉर्मुलेशंस, डेली लिमिट क्या होगी, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की लिमिट क्या होगी, ये सारी पॉलिसी फॉर्मुलेशंस भी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में की जाती हैं। और बैंक्स को अगर यूपीआई से इंटीग्रेट करना है, पेटीएम आके बोलता है कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ यूपीआई, तो वो सारे लाइसेंसेस पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ही देता है। तो ये कुछ मेन डिपार्टमेंट्स हैं, मैं ये बोलूँगा। उसके बाद कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। ओके, तो आप देखते हैं कि आरबीआई कहता है, बहुत एड्स चलती हैं, जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो, ये सारी कंज्यूमर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ही हैं। और प्रोटेक्शन में मैं बोलूँगा जो इन्होंने स्कीम्स निकाली हैं, ओके, इंटीग्रेटेड अबंड्समेंट स्कीम, राइट, राइट। है ना? ये सारी स्कीम्स भी कहीं न कहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत निकाली गई हैं। तो ये डिपार्टमेंट भी बहुत एक्टिव डिपार्टमेंट है एक तरह से, बिकॉज़ दे आर वर्किंग विद द लास्ट लेग ऑफ द चेन, कंज्यूमर्स। हुँ, तो यहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे भी चांसेस हैं कि आप इनिशियली ना जाएँ, तो फर्स्ट सेकंड ट्रांसफ़र में आपकी ये एजुकेशन और प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट मिल जाए। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन एक डिपार्टमेंट है सर। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज़ समथिंग वेयर आरबीआई हैज़ बीन वेरी सीरियस ओवर द पास्ट सम ईयर्स। तो आरबीआई वांट्स टू एंश्योर कि भैया लास्ट माइल कवरेज हो बैंकिंग की, जो अंडर सर्व्ड पीपल हैं या नहीं कवर्ड अनसर्व्ड पीपल हैं, उनको बैंकिंग का, क्रेडिट का एक्सेस मिले। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में आप जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, सो यू वुड बी अकाउंटेबल के वहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो भी मेजर्स हैं, हुँ, जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम हो गई, दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द बैंक्स। And for more financial inclusion measures, you will also be meeting DC, ministers, uh, whatever, I mean, तो कैसे ज़्यादा से लोगों को NGOs, इंक्लूड हाँ, कर लें अपने उसमें कैसे ना? इंक्लूड कर लें। बिल्कुल। तो इसमें भी क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं मिनिस्टर्स के साथ, डीसीज के साथ, हुँ, एनजीओज के साथ, यू विल नेवर हैव अ फिक्स टाइम फ्रेम। राइट, अब डीसी ने अगर मीटिंग 6 बजे रखी है, यू वुड हैव टू बी प्रेजेंट देयर बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग आरबीआई देयर, ठीक है? राइट। तो आप एक तरह से पूरे डिस्ट्रिक्ट में यू आर दी हेड ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसमें भी बहुत सीखने को मिलता है।
एंड एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो जो आपकी नोटिफिकेशन वेबसाइट पे अपलोड होती है, जो ओके। रिजल्ट आपके अपलोड होते हैं, पूरी वेबसाइट इनफैक्ट यही डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप आरबीआई एस्पिरेंट है। तो सर ये ही कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो मैं बोलूँगा जो मेन है, और भी बहुत हम्म। डिपार्टमेंट्स हैं, बट आई थिंक अगर हम एक एक डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे तो इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। राइट। सर वैसे तो आपने ना सारा वर्कलोड जो है बता दिया है कि किस हम्म। डिपार्टमेंट में कितना वर्कलोड है, लेकिन फिर भी कुछ डिपार्टमेंट जहाँ पे आपको लगता है कि वर्कलोड बहुत हाई है, वो आप मेंशन करेंगे या कम है? इस अ, मतलब कंपैरिजन थोड़ा सा। कम तो नहीं कह सकते, मतलब कम की डेफिनेशन तो फिर वही है कि प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस है, हाँ। 9 टू 5 जॉब है। बट अगर मैं ज़्यादा की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा वर्कलोड है सर डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन में, क्योंकि ओके। वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बहुत है, और जब आपने ऑडिट करना है चीज़ों का, उनकी इतनी सारी बुक्स, उनके प्रोसीजर्स, पेपर्स बिल्कुल। देखना, इट इज़ वेरी हेक्टिक एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ट्रैवल। सो कहीं न कहीं इस डिपार्टमेंट में वर्कलोड बहुत रहता है। फिर मैंने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी वेयर करेंसी। एट ऑफ टाइम ऑल्सो यू वुड बी अवेलेबल, बिकॉज़ कैश के ट्रक्स आ रहे हैं, यू वुड हैव टू मेंटेन करेंसी चेस्ट एंड ऑल। तो वो भी काफ़ी हेक्टिक हो जाता है लोगों के लिए। तो वहाँ पे वर्कलोड काफ़ी रहता है। और जैसे थर्ड है फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट, जहाँ पे अगेन यू माइट बी रिक्वायर्ड टू अटेंड मीटिंग्स ऑन सैटरडे संडेज और एट ऑफ टाइम, बिकॉज़ कोई सेट टाइम नहीं है कि कब डिस्ट्रिक्ट के जो हेड्स हैं वो मीटिंग करेंगे या कोई मिनिस्टर मीटिंग बुलाएंगे। सो यू वुड हैव टू बी प्रेजेंट 24/7, कभी भी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। राइट सर। सर वैसे तो आरबीआई में फिक्स सैलरी है ना? कोई एक्स्ट्रा इनकम के चांसेस नहीं है। बट क्या इनमें कोई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर अगर आपको पोस्टिंग मिलती है तो आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हाँ जी करने सर, का? ये भी मैंने काफ़ी लोगों से डिस्कस किया, तो मुझे 3 डिपार्टमेंट्स मिले हैं जहाँ पे यू विल गेट अपॉर्च्युनिटी फॉर एक्स्ट्रा इनकम। सबसे पहला ये मैं बता चुका हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, बिकॉज़ ओके। वहाँ पे आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है अराउंड 20-25 पर किलोमीटर। तो अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं, इट वुड हार्डली कॉस्ट यू 8-9, हुँ। बाकी आपकी सेविंग है। बाकी सेविंग है। फिर हार्डशिप अलाउंस तो मिलता ही मिलता है, बिकॉज़ यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम द होम, तो एक हार्डशिप अलाउंस मिलेगा जो आपका है। अपार्ट फ्रॉम दैट पैसे तो नहीं मिलेंगे आपको इससे, बट दे मेक यू स्टे इन वेरी गुड होटल्स। जैसे 5 स्टार। मेरे स्टूडेंट थे औरंगाबाद में, तो वो ताज में रहते थे। फिर एक और सिटी में कभी-कभी वो जाते थे, वहाँ मैरियट में रहते थे। सो दे ओके। मेक यू स्टे इन वेरी गुड होटल्स। अगर वहाँ पे आरबीआई के गेस्ट हाउस नहीं है तो, नहीं तो आरबीआई गेस्ट हाउस। ओके, ओके। तो सर। तो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन एक हो गया सर, ठीक है। उसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी है, इफ़ यू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स देयर, बिकॉज़ यू माइट बी रिक्वायर्ड टू हुँ। बी अवेलेबल एट 5 एएम इन द मॉर्निंग, बिकॉज़ कैश के ट्रक्स कभी भी आ राइट। सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते मिलेंगे। हैं। और तीसरा है फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट, अगेन वहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं, यू आर अटेंडिंग सम डिस्ट्रिक्ट मीटिंग ऑन सैटरडे संडेज विच इज़ अ हॉलीडे फॉर यू, यू विल गेट रीइंबर्स फॉर दैट। तो बेसिकली वर्कलोड के हिसाब से एक्स्ट्रा इनकम जो है बन बिल्कुल, जाती है। वर्कलोड के हिसाब से या राइट, हार्डशिप के हिसाब से राइट। एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। और ये बहुत क्लियर कर दें कि ये एक्स्ट्रा इनकम इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी लीगल। दिस इज़ नॉट समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट अंडर द टेबल, दैट इज़ नॉट एट ऑल हाँ, अवेलेबल इन बिल्कुल, आरबीआई। बिल्कुल। मतलब बहुत हाईली इंटीग्रिटी वाली ऑर्गेनाइजेशन है ये। राइट सर। एंड सर वैसे तो एट्रिशन रेट बहुत लो है आरबीआई में, है ना? बहुत कम है सर, मतलब जैसे मुझे एग्जैक्ट स्ट्रेंथ तो नहीं पता है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स की, बट आई थिंक एवरी ईयर नॉट मोर देन 10-15 ऑफिसर्स रिजाइन, वेरी व्हिच लो। इज़ वेरी लेस, वेरी लेस वेरी लेस, कंपेयर टू क्योंकि अदर। हाँ, कंपेयर टू अदर हुँ। ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे मतलब 20-20% तक एट्रिशन बिल्कुल। है। तो आरबीआई में अगर 3-4 हज़ार आरबीआई ग्रेड हुँ, बी ऑफिसर्स होंगे, आई हुँ, एज्यूम हुँ, 3,000 भी लगा लो, तब भी अगर 10 लोग छोड़ रहे हैं तो इट इज़ हार्डली 2-3%, व्हिच इज़ वेरी लो। हुँ। बट सर अगर कोई छोड़ना चाहता है तो प्राइवेट सेक्टर में कौन-कौन सी ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जिससे डिपार्टमेंट को हम रिलेट कर पाएँगे? वैसे तो बहुत कम लोग होंगे मुझे लगता है जो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, बट गए हैं। आई नो लॉट ऑफ पीपल, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, बहुत सीनियर पोजीशन पे काम हुँ, कर रहे हुँ। हैं वो। सो इवन इफ पीपल लीव, दे लीव आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन आरबीआई, बिकॉज दैट बिकम्स अ टैग। राइट। ठीक है, आप अगर 15 साल आरबीआई में काम कर कर, जैसे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में आपने काम किया 10 साल या 5 साल, बिकॉज ट्रांसफर्स तो होती रहती हैं, यू गेट वेरी गुड ऑफर्स इन द प्राइवेट सेक्टर। तो तीन डिपार्टमेंट्स जो बेस्ट रहेंगे अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज पाना चाहते हैं। सो वन वुड बी डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, बिकॉज जब आप वहाँ पे काम करते हैं, यू गेट टू नो अ लॉट अबाउट ऑडिट्स एंड ऑल। सो banks need compliance officers, राइट। so you can be posted as a compliance officer based upon your work experience in department of supervision। सुपरविज़न। बहुत हाई पेइंग जॉब है ये। दूसरा है पेमेंट एग्रीगेटर्स जो होते हैं सर, ओके। पेटीएम एंड रेजर पे राइट, एंड ऑल दैट। राइट। तो इनको भी बंदे चाहिए होते हैं अच्छे, विच कैन डू लाइजनिंग विद हुँ, आरबीआई एंड दे नो ऑल दी रूल्स। तो अगर आप पेमेंट एंड सेटलमेंट पेमेंट सिस्टम सिस्टम। में काम कर रहे हैं तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
फिर एक आरबीआई में एक और डिपार्टमेंट है जो मैंने डिस्कस नहीं किया, इंटरनल डेट मैनेजमेंट। डेट मैनेजमेंट, राइट जिसमें राइट। वो देखते हैं कि कौन सी सिक्योरिटीज़ खरीदनी है, कौन सी सिक्योरिटीज़ बेचनी है, कब इशू करनी है। मतलब इट इज़ अ लाइक वेरी हाई फाई प्रोफाइल लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जहाँ पे आप बहुत हाई वॉल्यूम सिक्योरिटीज़ को खरीदते हो और बेचते हो, फॉर विच यू ऑल्सो नीड गुड नॉलेज। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इमोशनल बैलेंस। बैलेंस। राइट। तो ऐसे लोगों को भी कई बार इन्वेस्टमेंट बैंक्स उठा लेते हैं अगर आप इंटरनल डेट मैनेजमेंट में हो। तो ये 3 प्रोफाइल्स हैं जहाँ से आपको अच्छा जंप मिल सकता है। बाकी आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आई थिंक स्विच तो आप मार ही सकते हैं। हू विल नॉट हायर टैलेंट फ्रॉम आरबीआई, बट इफ यू वांट टू से अर्न वेरी गुड हाइक आफ्टर शिफ्टिंग फ्रॉम आरबीआई, एंड व्हिच यू ऑब्वियसली वुड, बिकॉज़ ऐसे तो कोई आरबीआई छोड़ेगा नहीं इतनी जॉब सिक्योरिटी राइट वाली राइट। जॉब। तो ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। बहुत बढ़िया। तो सर एक मुद्दे की बात भी कर लेते हैं। हुँ। काफ़ी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे उसमें। प्रमोशंस कौन सी डिपार्टमेंट में जल्दी होती है सर? सर ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे प्रमोशंस जल्दी हों। इनफैक्ट आरबीआई में खुद में इंटरनली रोटेशंस होती हैं। मतलब देयर इज़ नो वन डिपार्टमेंट कि आप ओके। बोलो कि मुझे सुपरविज़न में डाल दो एंड देन यू विल वर्क इन सुपरविज़न फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स, दैट विल नॉट ऐसा नहीं है, हैपन। मतलब परमानेंट आप फिक्स नहीं रहते किसी भी नहीं, डिपार्टमेंट में? नॉर्मली व्हाट आई हैव हर्ड के 5, 6, 7 साल में योर डिपार्टमेंट्स आर ट्रांसफर्ड। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं सर, आप जैसे डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन में बहुत अच्छा कर रहे हो, देन योर बॉस कैन रिटेन यू, बिकॉज़ ऐसा नहीं ओके। है कि ये कोई बहुत ही हार्ड प्रोसेस है कि आपको जाना ही पड़ेगा। आप मुंबई में हो एंड यू वांट टू वर्क इन वन डिपार्टमेंट एंड यू आर डूइंग रियली गुड, दे माइट पुश हार्ड टू रिटेन यू एंड यू कैन बी रिटेन्ड। बट जर्नली डिपार्टमेंट्स चेंज होते रहते हैं। इनफैक्ट जब आप मुंबई से रीजनल लोकेशंस में जाएंगे तो जनरली डिपार्टमेंट चेंज होते हैं। दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप सीनियर पोजीशन पे जाएंगे, किसी भी राइट। सीनियर पोजीशन पे, ठीक है, आप ग्रेड DEF पे हैं, सो यू शुड नो दैट हाउ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग, क्योंकि वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट तक सीमित नहीं रहेगी एक फिर। डिपार्टमेंट तक सीमित नहीं रहेगी। राइट सर। सर ये जो डिपार्टमेंट्स आपने डिफरेंट बताए, क्या इनमें पावर स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है कि भाई किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा पावर होगी, किसमें कम पावर होगी, ऐसा भी कुछ है? सर विद इन द डिपार्टमेंट, मतलब वही है कि विद इन द डिपार्टमेंट पावर स्ट्रक्चर नहीं डिफरेंट है, मतलब हम्म। बट हाँ, किसी डिपार्टमेंट में ज्यादा पावर है जस्ट फॉर द एक्सटर्नल वर्ल्ड। ओके। ठीक है, मतलब मैं आरबीआई के 2 डिपार्टमेंट्स को कंपेयर नहीं कर सकता विद ओके। रिस्पेक्ट टू पावर कि ये डिपार्टमेंट उस पे हैवी होगा, बट हाँ, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, मतलब जो उनके रेगुलेशन के एम्बिट में है, तो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन में तो जैसे मैंने बताया बहुत पावर है सर। मतलब राइट। दैट इज द डिपार्टमेंट, अपार्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट्स व्हिच मेक रेगुलेशन, उनके पास तो पॉलिसी मेकिंग में तो एक मतलब अनकही पावर है ही, बिकॉज यू आर फ्रेमिंग द पॉलिसी। राइट राइट। बट सुपरविजन में एक ऐसी पावर है जो आप इम्प्लीमेंटेशन में देखते हैं कि भाई आप ऑडिट कर रहे हैं, और ऑडिट में ऑब्वियसली यू विल फाइंड फ्लॉज एंड एवरीबॉडी वुड लाइक टू बी इन गुड टर्म्स विद यू, कि आप उनकी गलतियां छुपाएं या बिल्कुल। गलतियां ना निकालें। तो एक ये हमारी सोसाइटी का ट्रेंड है जिससे आपको इस तरह की पावर मिलती है। राइट। सर जब अब हमने पूरी जॉब प्रोफाइल ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया, वर्कलोड डिस्कस कर लिया, डिपार्टमेंट डिस्कस कर लिए, जनरली लोग आरबीआई को यूपीएससी से कंपेयर करते हैं सर, हम्म। कि मतलब यूपीएससी और आरबीआई सिमिलर स्ट्रक्चर वगैरह, बहुत सारे हमने काफ़ी बच्चों के रिव्यूज़ वगैरह भी देखे। तो आपका इस पे क्या टेक है सर? सर आई पर्सनली फील, अगेन आई कैन बी रॉन्ग बिकॉज आई हैव नॉट बीन अ यूपीएससी एस्पिरेंट, बट मैंने जो जो मैंने देखा है मतलब सोसाइटी से, कि आरबीआई ऑफिसर कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद आईएएस ऑफिसर एट ऑल। इट इज़ लाइक कंपेयरिंग एप्पल टू ऑरेंजेस। मतलब एक आईएएस ऑफिसर का जो रुतबा है, मतलब आप गाड़ी में से उतरते हैं तो 2 लोग आपका दरवाज़ा खोल रहे हैं, 5 लोग आपको सैल्यूट मार रहे हैं, आपके पीछे 10 गाड़ियाँ आ रही हैं, दैट इज़ इनकम्पेरेबल टू आरबीआई ऑफिसर, मैच ही नहीं है। तो मतलब इसके बारे में बात करना भी मैं तो बोलूँगा बेवकूफ़ी है कि आईएएस और आरबीआई ऑफिसर सेम है या सेम पावर है। कंपेयर करते हैं इनको? नहीं। बिल्कुल नहीं है। आरबीआई कैन बी गुड बैकअप ऑप्शन और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर आईएएस, बट हाँ, कि आईएएस और आरबीआई बराबर हैं या मैं आईएएस छोड़कर आरबीआई करूंगा, नहीं। आप छोड़कर नहीं करोगे, आपका राइट। नहीं हुआ तब आप कर सकते प्लान हैं। बी की तरह हो जाता है फिर प्लान वो। बी की तरह हो जाता है। तो आई डोंट थिंक, बाकी सबकी पर्सनल प्रायोरिटीज हैं, ठीक है, ये एक जनरल सोसाइटल एंगल से मैं बता रहा हूँ, हम्म। सबकी पर्सनल प्रायोरिटीज हैं। आई स्टिल नो अ पर्सन जिसका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट करके शायद पोस्ट होती है, हम्म। उस पर सिलेक्शन हुआ है। बट वो वही कह रहे हैं कि सर यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेयर्स बहुत है एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अर्निंग थ्रू अदर मीन्स। तो ओके। मुझे अभी भी आरबीआई फिट लगता है, तो आई वाज रियली सरप्राइज्ड। बट एज आई सेड, इट्स अ पर्सनल चॉइस। पर सोसाइटल एंगल से देयर इज नो कंपैरिजन, अगर आप वो रिस्पेक्ट और पावर को देख रहे हैं।
आरबीआई में ऐसा कुछ नहीं है, दो यू माइट गेट पावर इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी के योर टीम इज कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, you are making credit access to the last person now in the line. तो ये चीज़ें हैं जो अकाउंटेबिलिटी या एक सेटिस्फेक्शन देंगे आपको, बट पावर तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर हम कंपेयर करना चाहें आरबीआई और आईएएस को, तो मैं यही बोलूँगा कि जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है कि भैया 9 से 5 का जॉब है, उसके बाद दुनिया मेरी है। आईएएस में शायद ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी कम है हाँ, शायद। और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो बहुत कम है, जिससे आपको शायद वो पीस ऑफ माइंड आपका चला जाता है, जो शायद आरबीआई में शायद आप मेंटेन कर सकेंगे आसानी से। सो इट अगेन डिपेंड्स अपॉन पर्सनल चॉइसेस, और जहाँ पे भी सर पावर है, पैसा है, वहाँ पे पीस ऑफ माइंड नहीं रह सकता, मतलब इट इज़ अ वेरी रेयर सर पावर कॉम्बिनेशन। कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम हाँ, ये कहते भी है ना हाँ, हमेशा। तो वो तो आई थिंक प्रोज एंड कॉन्स हैं हर जॉब के, बट मैं अभी भी समझता हूँ कि इट्स नॉट द राइट कंपैरिजन, एंड इट विल डिपेंड ऑन द पर्सनल चॉइस। बट आपने एक बहुत सही बात बोली कि जिन लोगों का यूपीएससी एग्जाम नहीं निकल रहा है, उनके लिए आरबीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, उनको वो ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। तो सर आई थिंक हमने सब पॉइंट्स डिस्कस कर लिए इस पूरे वीडियो में। एंड दोस्तों, अब शायद आपको और मोटिवेशन मिलेगी आरबीआई एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में, क्योंकि अब आपके ड्रीम के लिए हमने थोड़े और पॉइंट्स आपको दे दिए हैं कि भाई इस ड्रीम के लिए, अगर आप इस ड्रीम को अचीव कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी एक लाइफ मिलने वाली है, बहुत अच्छे जगह काम करने का मौका मिलने वाला है। एंड आई थिंक आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। तो बहुत मेहनत करिए, बहुत एफर्ट डालिए, और जो अगला साल है 2025, उसको अपना ड्रीम ईयर भी बना लीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय।